6 अप्रैल 1979 मुंबई के शालीमार और लिबर्टी जैसे सिनेमा घरों के बाहर ये भीड़ जिस फिल्म स्टार के नाम पर उमड़ी थी, उसकी पिछली फिल्म देश के 50 से ज़्यादा सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली मनाते हुए अब भी भीड़ बटोर रही थी। ऐसे में इस फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के टिकट तो नसीब वालों को ही मिले थे। अगले कई शोज के एडवांस टिकट भी ब्लैक में बिक रहे थे। फिल्म को प्रमोट करने वाले इसे अमिताभ बच्चन की दूसरी डॉन बता रहे थे, तो उनकी लगातार 4 फिल्मों के सुपरहिट होने से जले भुने लोग अपनी फिल्मों की रिलीज डेट रोके बैठे थे कि अमिताभ की कोई फिल्म फ्लॉप हो और उन्हें शहर की कुछ अच्छी स्क्रीन्स मिले। कई फिल्मी पत्रिकाएं काहिरा, लिस्बन, पेरिस और रोम की तस्वीरों और कहानियों से अटी पड़ी थी, जहां जहां ये फिल्म शूट हुई थी। फिल्म के प्रोड्यूसर सीबी के शास्त्री और निर्देशक शक्ति सामंत, जो फिल्म शुरू होने के बाद से ही कई चीजों को लेकर एकमत नहीं हो पा रहे थे, अब इस बात पर लड़ रहे थे कि इसे अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, इटली, पुर्तगाल में कब और कैसे रिलीज करना है। फिल्म शक्ति सामंत की ब्रेन चाइल्ड थी। कॉन्सेप्ट और कहानी तो उन्हीं की थी। फिल्म भी शक्ति फिल्म्स के बैनर तले शुरू हुई थी और जैसे जैसे फिल्म का बजट बढ़ता गया, उन्होंने भी इसमें रकम झोंकी थी। आज दुनिया शक्ति सामंत को सबसे ज्यादा इस बात के लिए जानती है कि उन्होंने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार पैदा किया था, और अगर ये बिग बजट मच अवेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई होती, तो शायद उन्हें दूसरे सुपरस्टार यानी अमिताभ बच्चन को भी एक नई बुलंदी पर ले जाने का श्रेय मिल जाता। लेकिन अमिताभ को तो जहां जाना था जा चुके थे। इसके पहले ही आई लगातार 4 फिल्मों कसमे वादे, डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर की रिकॉर्ड कामयाबी ने उन्हें बॉलीवुड का डॉन बना दिया था। और शक्ति सामंत, जिनका अब राजेश खन्ना से मोह भंग होने लगा था, ये कहने से भी नहीं चूकते थे कि अमिताभ की डॉन भी उन्हीं की क्राइम थ्रिलर फिल्म चाइना टाउन से इंस्पायर्ड थी। मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। और इस फिल्म को तो मीडिया में बाकायदा इस तरह से पेश किया गया था कि शक्ति सामंत का 10-12 साल पुराना सपना अब पूरा हो रहा है। और यही बात अब एक्स सुपरस्टार राजेश खन्ना को खाए जा रही थी कि उनके फिल्मी गॉडफादर ने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें छोड़कर उनके सबसे बड़े राइवल पर दांव क्यों लगाया। मेरा क्या नाम है लेकिन इस दांव में कई पेंच थे। साल 1973 से 77 के बीच अपना सुपरस्टारडम अमिताभ बच्चन के हाथों खोते जाने से परेशान राजेश खन्ना ने बाउंस बैक की सबसे बड़ी कोशिश के तहत बड़ी उम्मीदों से फिल्म बनवाई महबूबा। इसके निर्देशन के लिए उन्होंने उसी शक्ति सामंत को चुना जिनकी आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम ने उनका सुपरस्टारडम पुख्ता किया था। लेकिन लगातार 6-7 फ्लॉप फिल्मों के बाद आई महबूबा के असफल होते ही उनकी और सामंत की फिल्मी ट्यूनिंग भी चटकने लगी। और 1 साल बाद आई अनुरोध भी अमिताभ बच्चन की आंधी नहीं रोक पाई, तो खुद सामंत की आंखें इस नए सुपरस्टार की चमक से चौंधिया गई और उन्होंने अपने करीब 1.5 दशक पुराने प्रोजेक्ट को इसी चमक में भुनाने की सोची। शम्मी कपूर स्टारर एन इवनिंग इन पेरिस वैसे तो ठीक ठाक चली थी, लेकिन सामंत शम्मी को ही लेकर एक बड़ी इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर बनाना चाहते थे। लेकिन इस बिग बजट फिल्म में हाथ डालने से पहले वो कुछ पेंडिंग लो बजट फिल्में कंप्लीट कर लेना चाहते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी सुबह प्यार की, जो बाद में आराधना नाम से आई और इसने राजेश खन्ना को देखते ही देखते हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। लेकिन अगले 6-7 सालों में हिंदी सिनेमा के क्षितिज पर जो कुछ हुआ, उसने सामंत का मन ही नहीं नजरिया भी बदल दिया। वो चाहते तो इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को भी कास्ट कर सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में उनकी चाइना टाउन से इंस्पायर्ड डबल रोल वाला डॉन नाच रहा था और उन्होंने मुंबई के डॉन को इंटरनेशनल डॉन की हद तक ले जाने के मकसद से अमिताभ बच्चन को कास्ट किया। वैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस क्राइम थ्रिलर का कैरेक्टर राजेश खन्ना पर उतना सूट नहीं करता जितना अमिताभ पर। हालांकि खन्ना के खैरख्वाह इस दलील को ऐसे खारिज करते कि मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म सच्चा झूठा, जो डॉन तो नहीं पर डॉन के पैटर्न से मेल खाती थी, उसे भी राजेश खन्ना ने ही लीड किया था।
खैर, राजेश खन्ना के गॉडफादर शक्ति सामंत के लिए फिल्म में अमिताभ बच्चन को ले लेना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर सीबी के शास्त्री की मदद ली, जिनकी शादी मशहूर अभिनेत्री और मनमोहन देसाई की करीबी नंदा की बड़ी बहन से हुई थी। अमिताभ के हामी भरते ही शास्त्री और सामंत के आगे बड़े बड़े फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर बिछ गए और इस फिल्म में पानी की तरह पैसा बहाया गया। ग्लोबल डेस्टिनेशन पर शूट करने से लेकर रोमांच और रोमांस के सारे मसाले डाले गए। उस दौर के सबसे पॉपुलर और महंगे संगीतकार आर.डी. बर्मन पर जो भरोसा जताया गया, उस पर वो खरे भी उतरे। आनंद बख्शी के गीत और आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी की आवाजों के साथ इस फिल्म का म्यूजिक ट्रैक पहले ही सुपरहिट हो गया था। मेरा क्या नाम है? फिल्म का नायक जय एक पहुंचा हुआ जुआरी है जिसने कभी कोई बाजी नहीं हारी। एक अंडरवर्ल्ड डॉन सक्सेना उसे इस बात के लिए मना लेता है कि वो अब उसके लिए जुआ खेले। वो खेलता है, लेकिन एक ऐसा दांव हार जाता है जिसमें वो सक्सेना का बड़ा कर्जदार हो जाता है। अब सक्सेना उसे एक सरकारी लूट के तिकड़म में झोंक देता है और जब पुलिस को इसकी भनक लगती है तो एक ऐसे ऑफिसर विजय को इसकी जांच का जिम्मा सौंपती है जिसकी शक्ल जय से मिलती है। प्लान ये भी है कि जय की जगह विजय को प्लांट किया जाए और दुश्मन के सारे सीक्रेट्स पता किए जाएं। फिर इस सस्पेंस थ्रिलर ड्रामे में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, रोमांस और रोमांच के लटके झटके भी। लेकिन फिल्म खत्म होते होते एक चीज खटकती है कि जितने सस्पेंस और बेहतरीन ट्रीटमेंट के साथ ये फिल्म शुरू की गई थी, उसके बाद उसे संभाला नहीं जा सका। कम से कम ये फिल्म डॉन वाला रोमांच तो आखिर तक बिल्कुल ही कायम नहीं रख पाती। नतीजतन दूसरे हफ्ते बाद ही बॉक्स ऑफिस से भीड़ छिटकने लगती है। हालांकि शालीमार थिएटर में ये 50 दिन से ज्यादा चली, लेकिन ओवरऑल बॉक्स ऑफिस रिस्पांस देख महीने भर के भीतर ही ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई। और ये खबर उस लॉबी के लिए पार्टी बनकर आई जो अमिताभ की हर फ्लॉप फिल्म पर जाम छलकाया करते थे। और एक ऐसी ही पार्टी में राजेश खन्ना ने अपने करीबियों से कहा कि डॉन तो गया। उन्हें अमिताभ से ज्यादा शक्ति सामंत की नाकामी से भी खुशी हुई, क्योंकि सामंत अब तक एक और फिल्म जो पूरी तरह राजेश खन्ना जॉनर की थी, उसमें अमिताभ को लेने का मन बना चुके थे। अगले ही महीने अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म जुर्माना, जो पिछले कई साल से लंबित थी, बुरी तरह फ्लॉप हुई। और राजेश खन्ना, जिन्होंने ताउम्र कभी माना ही नहीं था कि उनका सुपरस्टारडम खत्म हुआ था, बाउंस बैक की एक और कोशिश में लग गए। यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में लिखा है कि राजेश खन्ना की शराब पीने और सेट पर लेट लतीफी जैसी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे उनके फिल्मी रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हुए थे। ऊपर से वो पंक्चुअल सितारों पर यह कहकर तंज कसते कि टाइम पर तो क्लर्क आते हैं, मैं तो फिल्म स्टार हूं। खैर दोस्तों, किसी ने कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सिल्वर स्क्रीन के मैदान में उसके बाद उसी साल अमिताभ बच्चन की लगातार 3 फिल्मों ने गर्दा उड़ा दिया। जून में मिस्टर नटवरलाल, अगस्त में काला पत्थर और नवंबर में आई सुहाग ने फिर एक बार देश के ज्यादातर बड़े स्क्रीन अमिताभ बच्चन के हवाले कर दिए। सुहाग तो साल 1979 की टॉप ग्रॉसर यानी सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई। बरस की तू होने को आई रे। इसने पर्दे के मजनुओं और प्रेम पुजारियों के लिए ये चुनौती भी रख दी कि एंग्री यंग मैन इश्क लड़ाना भी जानता है और अब उन्हें अपने लिए कुछ जतन कर लेना चाहिए। कर ले जतन, कुछ कर ले।